नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज सुबह महाराष्ट्र पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इस बीच अनुराग ठाकुर ने मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 7.2% बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल भी भारत का विकास विश्व में सबसे ज्यादा होगा। शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा, जहां एक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है। दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रहे हैं, जहां एक और गरीबों को 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना कर दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिए, वहीं पर नल से जल पहुंचाने का काम 12 करोड़ घरों में किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देना। जो सोचा ना था कांग्रेस के ज़माने में, जो कभी सोचता भी नहीं था कांग्रेस के लोग, उनकी नीतियाँ भी नहीं थी और नीयत में भी खोट था, वो मोदी जी की सरकार में गरीबों की भलाई के लिए हुआ है। वहीं प्रयागराज से खबर है, जहां राजापुर इलाके में रिंगल गेस्ट हाउस के पास एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिजली विभाग को भी आग की जानकारी दी गई है। वहीं प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक ही रिक्शा अनियंत्रित होने से 5 लोग जख्मी हो गए। बता दें कि ये सभी लोग शादी समारोह से वापस आ रहे थे और हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। लीलापुर थाना क्षेत्र के बिलकुम ढाबा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का लफ्ज जिहाद पर विवादित बयान सामने आया है। सपा सांसद ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम युवकों पर डोरे डालता भी है तो वे हाथ जोड़ ले, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आप लफ्ज जिहाद में फंस जाएंगे और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। दरअसल सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन दिल्ली में साक्षी मर्डर मामले में जवाब दे रहे थे। उन्होंने घटना को दर्दनाक और हैवानियत वाला काम बताया और कहा कि ऐसे हैवानों को जीने का कोई हक नहीं। साथ ही इसी बीच राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी इस्लामिक बोर्ड के कशिश वारसी ने भी साक्षी हत्याकांड की निंदा की। ये हैवानियत वाला हादसा है, दर्दनाक भी ये हैवानियत है। वो दरिंदे जो इस तरह की हरकत करते हैं, मैं समझता हूँ उनको जिंदा रहने का हक नहीं है। फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसको लफ्ज जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसके हाथ में वो कलावा बांधता था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। मुस्लिम युवक से जब उसने बात करने से मना करी तो उसने जो है इस तरह की। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ तो अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे शादी करते हैं, चाहे भले से कोई क्राइम हो या ना हो, लफ्ज जिहाद में आ जाता है।
ये दौर ऐसा है और हमेशा से होता चला है, जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसानियत दुनिया में आई है, तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, शीरी फराद, लैला मजनू, ये सब होते चले आए हैं। और जब हो जाता है और सोसाइटी का दबाव पड़ता है, घर वालों का दबाव पड़ता है, तो बच्चे कह देते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये मुसलमान था या हिंदू था। तो मैं तो समझता हूँ इसमें फिर 90% केस तो वो होते हैं जो बाकी मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते हैं, और जब उनके ऊपर दबाव होता है तो फिर ये बात सामने आती है कि वो कह देते हैं हमें पता नहीं था। मैं तो अब मुस्लिम नौजवानों से यही अपील करूँगा कि आज देश के हालात जिस जगह पे जा रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हालात हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। इस किस्म के किसी चक्कर में ना पड़े, कोई प्यार मोहब्बत इश्क वाले चक्कर में ना पड़े, वरना उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं तो अब मैंने भी वो बयान सुना डॉक्टर एस हसन साहब का, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सियासत के गलियारों से ऐसी आवाज़ उठी। सियासत के गलियारों से ऐसी आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है, और अब ऐसी आवाज़ें ही उठनी चाहिए जो देश की एकता, अखंडता, मोहब्बत और भाईचारे की बात करें। और मैं खुद सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि पश्चिमी मीडिया जो है उसने एक कार्यक्रम चला रखा है हमारे देश की सरकार को बदनाम करने का, तो हम तमाम नौजवान लड़के लड़कियों से हर धर्म की मैं ये अपील करता हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमें शर्मिंदगी हो, उनके परिवारों को शर्मिंदगी हो, उनके मिलने वालों को शर्मिंदगी हो। इसलिए काम वो करें जिसमें देश का सम्मान हो, वो देश के अंदर पीड़ा उठाएं, IAS बनने का, IPS बनने का, और इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, और देश के अंदर कौमी एकता के पैगाम दें। वहीं गोरखपुर में सूरजकुंड जीर्णोद्धार समिति के तत्वाधान में सरोवर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मां गंगा की आरती पूजन के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर मां गंगा के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा निवेदित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि के रूप में कालीबाड़ी में महंत रविंद्रदास, गोरखनाथ मंदिर के योगी सोमनाथ द्वारका तिवारी, उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा सहित ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने मां गंगा की महाआरती की और दीप दान किया। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां कोतवाली सिटी के दिल्ली रोड भूड़ फ्लाईओवर के पास नशे में धुत युवक ने राह चलते राहगीरों पर चाकू से हमला किया। चाकू लगने की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं नशेड़ी युवक को वहां इकट्ठे लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। अंदर आता है, हमने कैमरे भी लगे हैं, आके खड़ा हो जाता है, इधर उधर देखता रहता है। हमने कहा कोई ग्राहक होगा, फिर बाहर चला गया, जाके पड़ोसी दुकान से चक्कू मांग के लाया, जैसा अब इन्होंने बताया पड़ोसी ने आके। और एक लड़का हमारे यहाँ कस्टमर आए थे, ग्राहक, और एक हमारे यहाँ काम करने वाला लड़का था, वो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था। मैं इसको देख के एकदम जब उसने चक्कू चलाया मैं डर के नीचे बैठ गया, हम पकड़ भी नहीं पाए, और उसने धड़ धड़ चक्कू चला दिया, बोला सब काटूंगा। फिर हमने इससे कहा भाई तू जा, हम तो डर गए, मैंने कहा जा भाई जा, हमने कहा। फिर भी उसने कितने लोग घायल कर दिए? 2 लोग घायल हुए हैं और एक ज्यादा इंजर्ड है, एक के बहुत ज्यादा, एक का काट कटा है। क्या नाम है तुम्हारा? ये बोल देंगे ये संजय कुमार है। क्या हुआ आपके साथ? मैं कोरियर जमा करने के लिए आया था सर, DTDC वाले के यहाँ। अच्छा, तो मैं कोरियर की रसीद लिखवा रहा हूँ, ये आते ही बोला और आते ही इसने जो चाकू कवार कर दिया जी। कितने लोगों को चाकू लगी? मैं दो रूम में जी। आप जानते हो इसे? नहीं, हम नहीं जानते। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हाईवे पर पलटे रिक्शा की सवारियां बुरी तरीके से घायल हो गई, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल सवारियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामला लालगंज थाना इलाके का है, जहां दोसडका के पास सवारियां लेकर जा रही रिक्शा को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुए वाहन को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं घायलों को सीएचसी लालगंज ले जाया गया, जहां एक वृद्ध और 13 साल की बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आया था जिसमें ये ई रिक्शा की टक्कर हो गई थी, किसी गाड़ी से ई रिक्शा पलट गया था, जिसमें 4 घायल हमारे पास आए थे अभी, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया था, जिसमें 2 की हालत, जिसकी एक बच्ची है रिया 13 साल की और एक 55 साल की माता जी हैं, उनका नाम मलई देवी है। इन लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल रायबरेली के लिए। बाकी 2 पेशेंट वहीं रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ये घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के महाराजगंज मार्ग का है, जहां पर सवारियों से भरे ऑटो को अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से जहां ऑटो के परखच्चे उड़ गए, वहीं ऑटो में आगे की सीट पर बैठे हासिम अली की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 सवारियां घायल हो गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर के तलाश में जुट गई। वहीं रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के पहले दिन जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव की पीड़िता के रास्ते की शिकायत को केंद्रीय मंत्री और स्मृति ईरानी ने संज्ञान लिया। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने जमकर फटकार लगाई। वहीं हरकत में आए प्रशासनिक अमले ने रात के अंधेरे में सांसद स्मृति ईरानी के निर्देश पर गांव के आम रास्ते पर खड़ंजा बिछा दिया। ग्रामीणों में इसको लेकर अब खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तेज तर्रार कार्यशैली की अब जमकर प्रशंसा हो रही है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खाकी के साय में रास्ते में रात के अंधेरे में हुआ खड़ंजे का निर्माण। और क्या यही मामला है कि हमने डीएम तक का, लखनऊ में मंत्री तक का कागज दी है, एप्लीकेशन। हमारा काम किस लिए? खरिंदा निर्माण के लिए। हाँ। हमारा काम कोई नहीं कराया। आज हमारे पृथ्वीपुर गाँव में स्मृति ईरानी आई है, हम उनको एप्लीकेशन दिया, हमारा काम हो गया। ये जहाँ खड़ी हो रात में खरिंदा यही यहाँ लाग रहा है। कहाँ? यहाँ काम लाग है, यहीं खरिंदा लाग रहा है, इसीलिए 10 बजे रात तक खरिंदा लगा। हमारे यहाँ पुलिस फोर्स आई थी, हमने रास्ता का मांग किया था 6 महीना पहले से, और उसके बाद जो है स्मृति ईरानी आई थी, तो जो है उनको हमने एप्लीकेशन दिया, तो उन्होंने हमारा खरिंजा लगाया। कहाँ पे लगा है? पृथ्वीपुर जमुना प्रसाद के घर के सामने। तो कब शिकायत किया था, कब से मांग कर रहे थे? 1 साल से मांग कर रहे हैं। आज किस लिए आई थी? आज स्मृति ईरानी आई थी, हमारे यहाँ चक्कर मतलब घूमने आई थी, इसलिए जो है हमने उनको एप्लीकेशन दिया और उन्होंने तुरंत जो है फोर्स भेजा और हमारे यहाँ खरिंजा लगाना। वहीं रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम और बाइक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में 20 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला डी थाना क्षेत्र के सुंदरगंज चौराहे के पास का बताया जा रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ, आपको बता दें कि हालांकि स्थानीय लोग घायल को सीएचसी डी ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है और जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। हाँ, एक सूरज नाम के लड़के हैं, 20 साल उनकी उम्र है और पिता का उनका नाम हरिराम है, ठीक है, और पूरे दुला राय के रहने वाले हैं। उनका जो है वो परशदेपुर वाली रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था और वो हमारे हॉस्पिटल में आए थे मृत अवस्था जी 2:07 में। भैया हमको पता नहीं, वहाँ पता लगा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बाकी आ रहे देखने। अच्छा, ये आपके कौन है? बाइक लड़का हमारे। अच्छा, क्या मतलब किस चीज़ से हुआ है, जानकारी नहीं? हमको नहीं मालूम भैया अभी तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हाँ, ये आपके परिवार के लड़के हैं जी। भैया हमको पता नहीं।
रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के दो अलग अलग गांव में संदिग्ध हालत में दो युवकों के पेड़ से लटकते हुए शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पेड़ से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि लालगंज कोतवाली के मलपुरा गांव के रहने वाले हरकेश यादव अयोध्या में ईंट भट्ठे का काम करते थे और उनकी मजदूरी ईंट भट्टे के मालिक ने नहीं दी। सुबह घर से बताकर अयोध्या के लिए निकले थे और रात में पेड़ से लटकते हुए उनका शव मिला। वहीं दूसरी ओर लालगंज के उमरा मऊ गांव के रहने वाले राजा बाबू का भी शव बाहर पेड़ पर लटकता हुआ मिला। सर इसका पैसा भट्टे में मतलब 4-5 महीने का 50-60 हज़ार रुपया मतलब मर गया इसी के तनाव से। वहीं से मतलब कहता हम नहीं आएंगे, ट्रेन में कट जाएंगे तो हमका लेकर चले और पैसा मतलब जाने के आदमी है तो पैसा फिर आ जाएगा। कहाँ का भट्टा है? अयोध्या जी। वहाँ पर क्या करता था ये? सर ये मतलब जलाई करता था। आज क्या हुआ है? आगे सवेरे फिर मतलब बैग लेकर हम भट्टे फिर मतलब जा रहे हैं, पैसा लेके आएंगे नहीं मतलब बाहर पैसे मतलब लेने के लिए फिर निकला हम। उसके बाद तो आज का जानकारी हुई? आज सर ये जानकारी हुई जब यहाँ से मतलब सुबह निकला 7-8 बजे तो हम लोग कहे बाहर निकल गया होगा, तो यहाँ की मतलब पता चली कि जब फांसी लगा लिया। वहीं रायबरेली में नगर पालिका के जलकल विभाग में तैनात मिस्त्री और उसके दो सहयोगियों को करंट लग गया, जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामला नगर पालिका के जलकल विभाग में तैनात कर्मचारी विंदादीन और गोरख प्रसाद हैंडपंप बनाते समय करंट की चपेट में आ गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में विभाग के दूसरे कर्मचारियों ने दोनों घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हैं गोरख प्रसाद 50 साल और बिंदादीन 45 साल। इनको बिजली का कहीं शॉक लग गया, झटका लग गया, जिस वजह से यहाँ आए थे। एक तो बिंदादीन तो बिल्कुल नॉर्मल है और फिर भी उनका फर्स्ट एड किया गया, कहीं चोट नहीं है, इंजेक्शंस वगैरह लगे। और गोरख प्रसाद नॉर्मल है, बिंदादीन को एडमिट किया गया। कहाँ से आए हैं? ये जलकल विभाग के बता रहे हैं, कहाँ से हैं ये। वहीं गोरखपुर में दिल्ली में हुई किशोरी की निर्मम हत्या को लेकर परशुराम सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहबाज डेयरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और पत्थर से उसके सर को निर्मम तरीके से कूचा गया। घटना को लेकर आज परशुराम सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री प्रशांत पांडे ने सिविल लाइन के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि हत्यारे साहिल को फांसी की सजा दी जाए और मृतक साक्षी के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। किस संबंध में ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने क्या मामला? बीते 29 मई को दिल्ली के शाहबाज डेयरी इलाके में एक 16 वर्षीय बच्ची साक्षी की निर्मम तरीके से चाकू गोदकर और पत्थर से उसकी हत्या कर दी गई। यह बहुत ही दुखद है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो देश की स्थिति क्या होगी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और वहां प्रदेश में मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मैं प्रदेश सरकार से प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है, उनसे हमारी मांग है कि साहिल जो अभियुक्त है उसको फांसी की सजा दी जाए और मृतक साक्षी के परिवार को आर्थिक तौर पर आर्थिक स्थिति के आधार पर कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। शुरू करें। बुलंदशहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने कई मंदिरों में मूर्तियां तोड़कर खंडित कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान ग्रामीणों ने आक्रोश है इस घटना को लेकर। गुलावटी थाना क्षेत्र के बराल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बराल गांव में कुछ मंदिरों में मूर्तियां खंडित किया गया है
इसमें हमारी एक पूरी टीम आई हुई है, थाने की टीम है, लिमिट में हमारी आई हुई है, एसओजी टीम आई हुई है। हम सारे लोग यहाँ पर गाँव वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसमें इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और गाँव में सभी लोग समझदार हैं, इन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सहयोग करेंगे पूरी तरह से इस घटना का नाम। बिल्कुल हमारे गांव में अभी 4 मंदिरों पर मूर्तियां तोड़ी गई हैं। ऐतमादी तत्वों द्वारा रात्रि में जो मूर्तियां तोड़ी गई हैं, सुबह जब लोग हमारे यहाँ पूजा करने आए मंदिरों पे तब जानकारी हुई है और सभी लोग यहाँ पे एकत्र हो रहे हैं। तो क्या इसके बाद आपने पुलिस को सूचना दी? जी, गुलावटी थाना को सूचना दे चुकी है। इंस्पेक्टर साहब मौके पर आए हैं और शिकायत हमारी दर्ज हो गई है। तो क्या कार्रवाई का आश्वासन आपको इंस्पेक्टर साहब ने दिया है? अभी कोई आश्वासन नहीं है। अभी सीओ साहब भी मौके पे पहुंच रहे हैं और भी अधिकारी मौके पे आ रहे हैं। अब सब अधिकारी जब मौके पे आ जाएंगे उसके बाद पता चलेगा। यहाँ पर 4 मंदिर जो है में ये किया गया है और 4 मंदिरों का सर कितने पुराने मंदिर ये बताए जा रहे हैं? ये 150 साल पुराना मंदिर बताया जिस परिवार का मंदिर है और एक और भी मंदिर है 3 जहर बाबा मंदिर। तो सर क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? इसमें अभी हम लोग कार्रवाई का चिन्हित कर रहे हैं और जो लोग इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर हैं, जहां दौरे का आगाज करने पहले वो पुष्कर पहुंच गए। यहां पर पीएम मोदी ने ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे अजमेर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा कि झूठी गारंटी कांग्रेस देती है। 10 दिन में कांग्रेस ने गारंटी पूरे करने वाली थी, लेकिन क्या कांग्रेस ने वो वादा निभाया? कहाँ वो काम किया? साथ ही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की तरफ से किए गए कार्य जनता के सामने रखे। कांग्रेस ने इस देश को गरीबी हटाने की गारंटी दी थी और ये गरीबों के साथ किया गया कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात है। कांग्रेस की रणनीति रही है कि गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। यहां राजस्थान के आप लोगों ने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है। साथियों, कांग्रेस ने किस तरह देश की करोड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया, इसका उदाहरण कांग्रेस के समय चीला टीकाकरण अभियान है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में टीकाकरण का दायरा सिर्फ 60% के आसपास ही पहुंच पाया था। झूठ बोलना आता है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। कि देश में जो विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं उसके लिए
ये मोदी इतने पैसे लाता कहां से है? चारों तरफ विकास का चाम चल रहा है, इतने पैसे मोदी लाता कहां से है? मैं बताता हूं मोदी पैसे कहां से लाता है। पहले पैसे कहां जाते थे और आज कहां जाते हैं वो भी बताता हूं। हमारे देश में विकास के काम के लिए पैसे की कमी कभी भी नहीं रही है। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पैसा सरकार भेजे वो पूरा का पूरा विकास के कार्यों में लगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए